हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। और ये पहला टॉपिक है हमारा फिज़िक्स का। इसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़। किसी भी सिस्टम को हम अगर स्टडी कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो वो हमें उसको समझने के लिए उसके छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना ज़रूरी है। जैसे आप ये वीडियो देखिए, इसमें एक बड़ा सा टॉय एक छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से मिलकर बन रहा है। तो जब आपको कोई बड़ा सा ब्लॉक बनाना है, मान लीजिए अगर आप ऐसा कोई टॉय बना रहे हैं, कोई पज़ल बना रहे हैं, या ऐसा कोई सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं जिसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, कोई ज़रूरी नहीं है सारे ब्लॉक्स सेम हों, तो आपको उन ब्लॉक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है कि कौन सा कहाँ फिट होगा, उसका क्या डायमेंशन है, उसका क्या कलर है, और फिर बाद में जाकर के सिस्टम कैसा दिखता है। वैसे ही अगर हम नेचर में अगर सिस्टम को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, मतलब नेचर को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो उसके बारे में बेसिक बेसिक डिडक्शंस बनाने के लिए हमें उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझना ज़रूरी है। जैसे आप ये इमेज देखिए, इस इमेज में आपको बेसिक चीज़ें, मतलब बेसिक एलिमेंट्स क्या नज़र आता है, क्या फील होता है। तो बेसिक एलिमेंट्स आपको वो फील होगा कि जैसे इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। इस इमेज में हमारा स्काई ब्लू है, हमारा ग्रास ग्रीन है, हमारे पेड़ ग्रीन और येलोइश हैं, आपके क्लाउड्स हैं वाइट, थोड़े दूर पहाड़ हैं जो थोड़ा सा डार्क दिख रहे हैं, घर हैं, घर के कलर अलग हैं, मतलब बहुत सारे कलर हैं। तो कलर आप कैसे देख रहे हैं? कलर आप देख रहे हैं क्योंकि लाइट पड़ रहा है उन सारे ऑब्जेक्ट्स पर। तो लाइट पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो एक कलर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। फिर आप एक वार्मथ फील कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही सनी है ये इमेज। बहुत ही धूप खिली हुई है, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गर्मी है, थोड़ा सा टेम्परेचर है। तो ये चीज़ आप महसूस कर रहे हैं। मैं अभी आपको बस एक ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूँ, कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। उसके बाद आपको यहाँ बहुत सारे डायमेंशंस दिख रहे हैं, जैसे क्लाउड्स का हाइट क्या है, पहाड़ का हाइट क्या है, हमारा जो लैंडस्केप है वो कितना वास्ट है, पेड़ का हाइट क्या है। और बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है इन सब चीज़ों में कि पेड़ के हाइट से आपको क्लाउड का हाइट कितना ज़्यादा दिख रहा है, पहाड़ कितने बड़े दिख रहे हैं, आपके जो प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, वो कितने छोटे दिख रहे हैं, घास कितनी छोटी दिख रही है। तो मतलब एक तरह से आप डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। डायमेंशंस क्लियर कट पता चल रहा है आपको कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट डिफरेंट हाइट है, विड्थ है, लेंथ है और डेप्थ है। तो ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्वेशन हो रही है कि भाई हाँ, ऐसा तो है। फिर ब्राइटनेस, कि इमेज कितना ब्राइट है। हो सकता है डिम हो सकता है ब्राइट हो। बहुत सारे लोग जिनको फोटोग्राफी का शौक है वो पोस्ट प्रोसेसिंग में भी जाकर ब्राइटनेस ऊपर नीचे करते हैं। ब्राइटनेस जो है वो भी आपको क्लियर कट ऑब्जर्व होता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व हो सकती हैं। अब आ जाते हैं कि हम फिज़िक्स में जब किसी सिस्टम को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसको डिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, तो वैसे केस में हमें उसके फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स को इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है और वो समझना भी ज़रूरी है। तो वैसे फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? जैसे लेंथ। तो लेंथ जैसे आपको कोई ना कोई स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में लेंथ को मेजर करना ज़रूरी है। जैसे इसका स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर। तो हम यहाँ से आपके घर से आपके स्कूल तक का डिस्टेंस है, तो जो वो आपके लिए है वही आपके दोस्त के लिए है, वही आपके टीचर के लिए है, अगर वो लोग एक ही जगह रहते हैं तो। या फिर जब आप किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं कि आपके होम टाउन से, सपोज़ करिए आप दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो दिल्ली की दूरी कितनी है। अगर आप कहीं किसी शहर में रहते हैं तो वहाँ से आपके नियरेस्ट किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की दूरी कितनी है। तो जितनी आपके लिए है उतनी दूसरे के लिए है, आपके दोस्त के लिए है। तो ये आप स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में कैसे मेजर कर रहे हैं? तो ये स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में मेजर करने का तरीका है मीटर। अलग अलग यूनिट्स होते हैं बट स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर।
इसके लिए एक जो बेंचमार्क है वो ऑलरेडी एक फ्रांस के ऑब्जर्वेटरी में रखा हुआ है। जितने भी कमर्शियल लेवल पे स्केल मैन्युफैक्चर होते हैं उतने स्केल्स जो हैं तो आ, उस रेफरेंस के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, अलग 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 स्केल्स बनाते हैं और वही पूरे वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी स्केल आप अपने पास रखे हुए हैं जिनसे आप मेज़र करते हैं वो वहीं से बेंचमार्क्ड है, वही स्टैंडर्ड है। एरर हो सकता है 0.1%, 0.2% एरर हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क है वो फ्रांस के एक ऑब्जर्वेटरी में रखा हुआ है। सिमिलरली मास, अब आप किसी चीज़ का वजन नापना है आपको, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी चीज़ का मास कितना है? अगर आपका वजन 60 kg है सपोज करिए, तो हम यहाँ एक यूनिट की बात कर रहे हैं kg, तो आपका वेट वर्ल्ड में किसी भी स्केल पर 60 kg ही होगा, मतलब प्लस 0.1% 2% एरर होगा, बट वो 60 kg ही होगा। ऐसा कभी आप नहीं बोल सकते हैं कहीं जा कर के कि मैं बहुत भारी हूँ, मैं बहुत हल्का हूँ, या आपका जो आपका स्कूल बैग है वो बहुत भारी है, बहुत हल्का है। अगर स्कूल बैग का वेट 10 kg है तो 10 kg ही है हर जगह, या 8 kg है तो 8 kg है, 5 kg है तो 5 kg है। ऐसे अब स्कूल बैग्स इतने भारी होते नहीं हैं जहाँ तक मुझे लगता है। सिमिलरली मास, अब आप किसी चीज़ का वजन नापना है आपको, आपको कैसे पता चलेगा कि किसी चीज़ का मास कितना है? अगर आपका वजन 60 kg है सपोज करिए, तो हम यहाँ एक यूनिट की बात कर रहे हैं kg, तो आपका वेट वर्ल्ड में किसी भी स्केल पर 60 kg ही होगा, मतलब प्लस 0.1% 2% एरर होगा, बट वो 60 kg ही होगा। ऐसा कभी आप नहीं बोल सकते हैं कहीं जा कर के कि मैं बहुत भारी हूँ, मैं बहुत हल्का हूँ, या आपका जो आपका स्कूल बैग है वो बहुत भारी है, बहुत हल्का है। अगर स्कूल बैग का वेट 10 kg है तो 10 kg ही है हर जगह, या 8 kg है तो 8 kg है, 5 kg है तो 5 kg है। ऐसे अब स्कूल बैग्स इतने भारी होते नहीं हैं जहाँ तक मुझे लगता है। या 2 kg है तो 2 kg है, मतलब एक मैं बात बोल रहा हूँ, या आप आटा खरीदते हैं तो 10 kg का आटा का बैग है, तो वो जो एक कस्टमर के लिए है वो दूसरे कस्टमर के लिए, वही तीसरे कस्टमर के लिए है। ऐसा तो नहीं है कि आप गए और आपने 50 रुपये दिए या 60 रुपये दिए और आपको जितना आटा मिला उतना ही आटा किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं मिल रहा है। ऐसा तो कभी नहीं होगा, अगर कोई डिस्काउंट अलग से नहीं दे रहा है दुकानदार तो ऐसे केस में आपको वज़न फिक्स्ड मिल रहा है। वैसे ही टाइम, अब आपके लिए क्लास जितने बजे शुरू होती है उतने ही बजे आपके क्लासमेट्स के लिए भी शुरू होती है, उतने ही बजे आपके स्कूल में टीचर के लिए भी शुरू होती है। आपको कहीं जाने के लिए ट्रेन लेना है तो उस ट्रेन का जो टाइम है वो सारे पैसेंजर्स के लिए उस स्टेशन पर सेम है। उस ट्रेन को एक डेफिनेट ड्यूरेशन ऑफ टाइम लगता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में जाने में, वो भी उसमें बैठे हुए सारे पैसेंजर्स के लिए सेम है, मतलब स्टैंडर्डाइज्ड है। तो टाइम एक अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। फिर वैसे ही एक और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सिर्फ हम जनरेटर से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, या आप बोलेंगे बैटरी से भी होता है, ठीक है, मतलब डीसी और एसी करंट ही सिर्फ हम मतलब अपने से मैनुअली ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो नेचर में मौजूद है, फंडामेंटली मौजूद है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी उस पर चर्चा करना बहुत ही अर्ली होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट्स ने नेचर में ऑब्जर्व किया है। वैसे ही टेम्परेचर, टेम्परेचर अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, कि अभी आपको गर्मी लग रही है, अभी आपको ठंड लग रहा है, तो उस हिसाब से आपको पता चलता है कि कितना टेम्परेचर है। या आप अगर चाय पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म है, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो बहुत ठंडा है। तो हम
डिग्री ऑफ मेजर ऑफ कोल्डनेस या हॉटनेस को टेम्परेचर बोलते हैं, तो वो एक अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद एक अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल। तो जब आप एटॉमिक लेवल या सब एटॉमिक लेवल पे बात करेंगे पार्टिकल्स की, तो वहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम रीड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो मोल के टर्म्स में मेजर होता है। उस पर भी आगे बात करेंगे, आगे नेक्स्ट जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें बात होगी। इवन केमिस्ट्री में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिर है एक नेक्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि कितना इंटेंसली आपको फील हो रहा है ब्राइटनेस, वो अलग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस तरह से टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और कोई भी अलग फिजिकल क्वांटिटी जब हम मेज़र करेंगे, जैसे कि स्पीड का आपको डिराइव्ड फॉर्म मिलेगा लेंथ अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का मिलेगा लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। तो आप इस 7 के अलावा कभी भी, अभी चाहे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद कहीं भी आप कोई भी क्वांटिटी मेज़र करेंगे, उसको फंडामेंटली हम इन 7 में तोड़ सकते हैं। और इन 7 को फिर किसी में नहीं तोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आगे और फन और इंगेजिंग वे में आपको ऐसे कॉन्सेप्ट्स डिलीवर करता रहूँ। थैंक यू।